So we've now decided, we've now covered that Ayodhya was established by Manu. It was established in Satyayug. We have found the location of. I mean, we already know where Ayodhya is today. We've discussed the shape of Ayodhya. We've discussed the moat of Ayodhya. We've discussed the tree, the mekhla that is surrounding it, or the protective cover of trees that is around Ayodhya, which protects it from enemies. We've figured that one out. We've figured the outside shape of Ayodhya. Now we'll move into the designer details, which is describing the insides of Ayodhya. And in this, we will cover what were its homes like, what were the palaces like, what were the roadways like, and what were हम इसके इंटीरियर्स में जाएंगे. तो हमने आउटसाइड डेफिनेशन कर लिया, इसके सारी आउटसाइड जो जितना भी हमें इंफॉर्मेशन मिला है मैंने आप लोग को कन्वे किया है. अब हम अंदर की तरफ बढ़ेंगे इसमें, इनके घर, पैलेस वगैरह. So the homes in Ayodhya. So let's see what Valmiki says about the homes in Ayodhya. So in this he says, Sarv Ratna Samakirnam Viman Gru Shobhitam. कहते हैं कि रत्नों से जड़ा हुआ था, ये सारे प्रकार के रत्नों से जड़े हुए थे उनके घर. और विमान गृह शोभितम, और विमान की शेप में थे वो विमान. तो ये विमान है क्या, क्या विमान का शेप कौन सा होता है? दिस इज अ क्वेश्चन अ लॉट ऑफ पीपल हैड आल्सो आस्क्ड मी कि ये विमान क्या होता है. सो लेट्स डिस्कवर व्हाट अ विमान इज. So this shape is of a विमान. इस टाइप के कंस्ट्रक्शन को, इस टाइप, ज्यादातर ये आजकल टेम्पल्स में यूज होता है, इसको विमान कहते हैं. And this विमान refers to a particular type of construction which is triangular in shape. अगर आप देखेंगे तो इसका भी एक triangular shape है. And some may call it even pyramidical, which is absolutely fine. Actually ये pyramidical ही है shape में. एंड एक विमान की जो एवरेज हाइट होती है वो 7 स्टोरीज होता है. और अगर आप मानसार का देखेंगे वास्तुशास्त्र या शिल्प शास्त्र, तो उन्होंने पर्टिकुलर टाइप के लोगों के लिए पर्टिकुलर टाइप के घर विच इज ऑफ अ पर्टिकुलर स्टोरी, ये बताया गया है. And vimans can extend up to 19 stories, 20 stories, there's no limit to, how much they can extend to. In the case of Ayodhya, generally ये विमान जो है वो 7 stories बोले जाते हैं. That is the average size of विमान. और and stories जो है इसमें आप देखिएगा अगर ध्यान से, इस पिक्चर में जो मैं आपको दिखा रही हूँ, तो उसमें दरवाजे बने हुए हैं. वो बताता है कि वो उसमें कितने स्टोरीज हैं. आज अगर हम दिल्ली का अगर देखेंगे तो एट एन एवरेज द स्टोरीज इन दिल्ली आर 4 stories. एंड जो उस जमाने के घर थे अयोध्या में वो 7 stories लंबे हुआ करते थे. Now this is an example of a viman which is 16 stories high. And 16, 17, 18 ये वाले जो stories हुआ करते थे, ये generally palaces और इन सब में ज़्यादा use हुआ करते थे. And now the question is, why is this called a viman? So the original viman, if we look at our shastras, the original vimans are the ones that were the ones that were made by Brahma himself. And ये इनका mention जो है वो classical Indian architecture के books में, especially the Samarang Sutradhar, which is written by Raja Bhoj, उन्होंने लिखा था कि ये original विमान है. ये these are just pictures, ये मैंने बस pictures उठाए थे online. एंड उन्होंने एक वास्तुशास्त्र पे किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जो ओरिजिनल जो विमान थे वो ब्रह्मा ने बनाए थे. तो वो वैराज जो था वो ब्रह्मा का था, एक कैलाश था जो शिव को दिया गया था, एक पुष्पक था जो कुबेर के पास था जिसे बाद में रावण ने लेकर के रखा था. और इसी विमान में उसने सीता जी को वो उठा करके ले गया था. और एक था मणिक जो वरुण जी के पास था, और त्रिविस्तपा जो था वो विष्णु जी के पास था. तो ये विमान है हमारे पुराने जमाने के, वो हुआ करते थे. अब इससे मैंने इसलिए शेयर किया है बिकॉज इसका भी अगर आप देखेंगे तो एक पिरामिडिकल ट्रायंगल काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर है. इसी की कॉपी, इसी के स्ट्रक्चर का कॉपी जो है वो उन घरों में, विमानों में किया जाता था. एंड दैट इज व्हाई यू हियर द सेम नेम विमान फॉर द हाउसेस देयर आल्सो, बिकॉज दे आर द ओरिजिनल सोर्स.
और ये जो पिरामिडिकल जो शेप है, this is not only prevalent in India. This is a sacred shape, a part of sacred geometry or a sacred shape, not only in the indigenous Indian culture, but it was also in Egypt. आप देखेंगे इजिप्ट के ग्रेट पिरामिड्स बहुत ही फेमस हैं, और ये इनके लिए भी सेक्रेड था, और इनके पीछे जो भी पावर्स थी या जो मैजिकल पावर्स या जो भी है, उनके कारण इनको बनाया जाता था, विच वी हैव लॉस्ट, कि इनको क्या, इनके शेप के पीछे क्या रीजंस थे। और वो सिर्फ इजिप्ट में नहीं, ऑल एंशिएंट इंडिजिनस कल्चर्स इन द वर्ल्ड predating the Abrahamic faiths, they used to have this shape for their buildings and their homes. Great pyramids जो हैं ये कब रहे हैं टेक्निकली या नहीं थे, ये किसी को पता नहीं है, बट इनको भी इनकी sacred geometry के कारण बनाया गया था। Now this is an example of the Great Pyramid of Cholula in Mexico. It is twice as large as the pyramid at Giza. And अगर आप देखेंगे तो all ancient cultures, they all had pyramids, pyramid-shaped temples, pyramidal, whatever you can say. ये सारे pyramidal थे. So why I'm saying this is because वो जो विमान shape है, it is very, very sacred in ancient indigenous cultures. Even today, it is a sacred shape in Hindu religion. Now we come to the highways of Ayodhya. तो उनके highways कैसे थे? अभी हमने देखा कि उनके घर के shapes कैसे थे, तो roads भी होंगे वहां पे। तो क्या था उनके highways और उनके roadways, उनके राजमार्ग कैसे थे? तो उनके जो राजमार्ग थे, the royal roads और the highways, उसके बारे में ये कहा जाता है कि वहां पे मतलब पूरे उनके उस पे पुष्प वो डालते थे, तो पूरे रोड्स पे, उनके पूरे राजमार्ग पे पुष्प के पत्ते या फूल डाले जाते थे, और उनको हमेशा जल से सींचा जाता था। सो दे ऑलवेज वेरी ब्यूटीफुल स्मेलिंग, देखने में सुंदर, सारे आप यू कैन सी कितने सुंदर हैं, पे लोग चलते होंगे उस जमाने में, उनके रथ उसी पे चलते होंगे। उन्हें जल से सींचा जाता था, इन द सेंस उनपे छिड़काव किया जाता था। ये प्रथा आज भी बाय द वे इंडिया में लोग अपने घरों में करते हैं, कि घर के सामने पानी छिड़क देते हैं, दुकान के सामने पानी छिड़कते हैं ताकि धूल मट्टी ना उड़े। और ये तो हैविंग अ वेलकम ऑफ रोजेस इज ऑलवेज देयर, रोजेस और एनी अदर पेटल इज ऑलवेज देयर। Now this is a picture of the layout of Ayodhya. This is a picture of a layout of a Rajdhani according to Mansar. कहा जाता है कि अयोध्या जो नगरी थी वो मानसार के जो अपने वास्तु में डाला है, वास्तुशास्त्र की किताबों में लिखा है, उसके हिसाब से। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो सड़कें हैं, जो राजमार्ग हैं, जो लंबी लंबी जो क्रॉस में जो काट रही हैं पूरे सिटी को फ्रॉम द सेंटर, वो राजमार्ग हुआ करते थे। सो व्हाट दे डिड वाज दे कनेक्टेड द सिटी फ्रॉम वन एंड टू द सेंटर ऑफ द सिटी, but if you notice the roads, the highways never cross the internals, the center of the city. जो एक मंदिर का जो जैसे बोलेंगे सेंटर हो या एक सिटी का सेंटर हो, तो वो रोड कभी भी सेंटर में क्रॉस नहीं करती थी। वो सेंटर में एक ऐसे चौकोर जैसा बना करके, so that everybody could move around from wherever, उस टाइप का एक शेप दे दिया करते थे। ये शेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था उनके हाईवेज के लिए, so that the king and his men who used to live in the Puri could travel really fast and go to the ends of their nagar or their fort. तो इसीलिए वो सीधी सीधी straight lines है, so a king could move in every direction and move to the end of the direction in case there's a war, because जो अगर war अगर है या कोई invasion है या king की जो भी movement है या जो इम्पोर्टेंट लोगों की मूवमेंट है, जो सेंटर ऑफ द सिटी में रहते थे, तो जो पुरी है वो सेंटर ऑफ द सिटी को कहा जाता था। कैपिटल है, जैसे कि जैसे आज हमारे दिल्ली में चाणक्यपुरी है, तो चाणक्यपुरी में सारे डिप्लोमैट्स रहते हैं, सारे ऑफिशियल्स रहते हैं, सारे मंत्रियों के घर हैं। तो वैसे ही पुराने जमाने में जो पुरी हुआ करता था वो सेंटर ऑफ द सिटी में होता था, और राजा के आसपास से सारे लोग रहते थे, सो दैट दे वर अवेलेबल to the king for advice at any given point and at the earliest time.
तो चाणक्यपुरी, फॉर दैट मैटर, चाणक्यपुरी इसलिए उनका उसका नाम दिया गया, सो दैट ऑल द पीपल हु लिव देयर, आई मीन दे आर ऑल थिंकर्स लाइक चाणक्य, एंड चाणक्य वाज अ किंग मेकर। तो इसीलिए दिल्ली का नाम, दिल्ली के ऐसे कैपिटल डिस्ट्रिक्ट का नाम चाणक्यपुरी रखा गया है। तो ये सारे रोड्स जो हैं, जो जो हाईवेज हैं, ये सारे उस कैपिटल डिस्ट्रिक्ट में आती हैं और वहां पे एक स्क्वायर बनाती हैं जहाँ पे रॉयल पैलेस है और बाकी इंपॉर्टेंट लोगों के घर हैं। तो अगर आप देखेंगे इसमें ये एक बोर्ड है जो पुराने जमाने में लोग खेलने के लिए यूज करते थे, इसे चौसर कहते हैं इस गेम को। तो काफी लोगों ने बोला है कि अयोध्या का जो रोड्स हैं वो चौसर की तरह थे, जो एकदम सही कहा है उन्होंने कि ये देखिए बीच में स्क्वायर है और वो सारे रोड्स आ जा रहे हैं, और जो दो 4 अदर प्लेसेस दैट आर एम्प्टी, वो उनके शायद पैलेसेस या जो भी घर वर थे वो वहां थे। एक और वर्ड यूज किया है, तो विच पीपल हैव इंटरप्रेटेड इट एज द बोर्ड ऑफ द चौसर, इज अष्टापदाकारम। Now this is a much debated word for people, those who study the Ramayana, and this word has led to a lot of confusion, and which I will solve later. तो अष्टपदाकार का मतलब होता है गोल्ड प्लेटेड बिल्डिंग्स। तो अयोध्या के घरों में और उनके पैलेसेस में गोल्ड प्लेटिंग की जाती थी, और गोल्ड प्लेटिंग हिंदुओं में आज भी बहुत ही कॉमन चीज मानी जाती है, भले ही ये सिर्फ टेम्पल्स में आजकल हम लोग करते हैं। दिस इज अगेन अ वेरी सेक्रेड एक्ट, दिस इज कंसिडर्ड वेरी गुड, एंड आप ये देख सकते हैं कि बिल्डिंग्स पे आज भी गोल्ड प्लेटिंग की जाती है। एक अमृतसर का गोल्डन टेम्पल है, और एक साउथ का मैंने एक टेम्पल का पिक्चर लिया है जो लक्ष्मी जी का टेम्पल है। तो वो गोल्ड प्लेटिंग को अष्टापद कहते हैं, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, अष्टापदाकारम। तो इसका मतलब होता है, अष्टापद जो होता है वो 8 स्टेप्स होते हैं, इन संस्कृत इट मीन्स 8 स्टेप्स, और 8 स्टेप्स में गोल्ड प्लेटिंग का काम किया जाता है। इनफैक्ट गोल्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड अष्टापद। पद है ये, पाद नहीं है, क्योंकि अगर इसे हम पाद कह देंगे यहाँ पे, विच इज समथिंग दैट इज रॉन्गली ट्रांसलेटेड इन अ लॉट ऑफ संस्कृत डिक्शनरीज, वो 8 लेग्स बन जाता है या 8 लिम्स। तो अष्टापाद जो हुआ वो एक मकड़ी हो जाती है विच हैज 8 लिम्स, और अ प्रेग्नेंट एनिमल इज आल्सो कॉल्ड अ अष्टापाद बिकॉज इट हैज 4 लेग्स एंड इट हैज 4 लेग्स इनसाइड दिस वूम। तो ये एक गड़बड़ है जो हमारे संस्कृत डिक्शनरीज में भी ठीक से एड्रेस नहीं की गई है। बट अष्टापद इज 8 स्टेप्स, गोल्ड, हेवन, और इसी के आकार में, और आकार का मतलब सिर्फ शेप नहीं होता है, आकार का मतलब रंग भी होता है संस्कृत में। इसीलिए, और ये वाला वर्णन जो करेक्ट वर्णन है उसका, वो सिर्फ हमें गीता प्रेस गोरखपुर वाली किताब में मिला है। तो वो गोल्ड प्लेटिंग के बारे में बात करते हैं। एंड दिस इज अनदर एग्जाम्पल of gold cladding in ancient Peru. And why I'm using this example is because in earlier indigenous races, gold plating or gold cladding on temple walls was a given. It was a normal deed. सारे temples और सारे इनको gold and silver से plate किए जाते थे। Ancient Peru में सिर्फ gold नहीं, silver भी use होता था। And ancient Peru was one of the last, one of the last indigenous cultures which was destroyed by the Europeans. और वहां पे जब यूरोपियंस पहुंचे, उन्होंने सबसे पहला काम ये किया था कि उनके टेम्पल से, उनके घरों के दीवालों से उन्होंने गोल्ड काट काट करके, गोल्ड तोड़ तोड़ करके उसे गलाया, उसके ब्रिक्स बनाए, और उसे वो स्पेन या जहां पे भी, पोर्चुगल, स्पेन, वहां पे ले जा करके उन्होंने वैसे इस सोने की चोरी की है। तो ये जो पेरू में जो बचे रह गए हैं वो उसके सैंपल्स हैं। और I have myself traveled to Peru and I have spoken to the tour guides and those people there, and they had told me कि पेरू में भी सारे घरों के ऊपर गोल्ड क्लैडिंग होती थी और इस टाइप के शीट्स लगाए जाते थे। तो अगर हम देखें कि so why I'm sharing this is because all ancient cultures used to have this tradition of plating their homes with gold, which Valmiki refers to as Ashtapadakaram.
एंड देन ही गोज फॉरवर्ड एंड ही सेज कि अच्छा चलो ये तो ठीक है, अब पैलेसेस का वर्णन देते हैं। तो कहते हैं पैलेस को संस्कृत में, या बड़े महल जैसे घर को या पैलेस को संस्कृत में कहते हैं प्रसाद। तो कहते हैं प्रसादे रत्न रत्न विकृतैः पर्वतैः इव शोभिताम। तो कहते हैं कि जो पैलेसेस हैं उसमें तरह तरह के रत्न रत्न जो हैं वो जुड़े हुए हैं, और पर्वत जैसे ये बड़े और शोभित हैं। The palaces that they look like mountains. So you can see this is a mountain here and this is a mountain which is the K2 mountain. ये K2 mountain है हिमालय का। आप देख सकते हैं कितना बड़ा, कितना विशाल, और इसके pay attention to the shape of this mountain. And now this is I'm sharing the shape of this temple, and इसमें भी काफी सारी stories हैं. If you're standing below it, it will look like a mountain to you. इसमें, और in the previous slides I've shown you 16 stories का एक विमान इसको, इस स्ट्रक्चर को विमान कहते हैं। तो इतने बड़े बड़े और विशाल विमान थे कि वाल्मीकि कहते हैं वो पर्वत जैसे ही थे। एंड इनफैक्ट इन मेनी प्लेसेस ही कंपेयर्स दीज विमान, एंड स्पेशली द विमान व्हिच इज द पैलेस ऑफ श्री राम एज द टेम्पल ऑफ कैलाश इटसेल्फ। लाइक कैलाश से ही कंपेयर करते हैं, कहते हैं इतने बड़े बड़े थे, इतने मैसिव स्ट्रक्चर्स थे। ये देखिए, ये एक इंडिया के ही एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स का पिक्चर है जिसमें वो रात में ये जले हुए, इसमें दिए जले हुए, शायद दिवाली की पिक्चर होगी, आई डोंट नो। ये मैंने पिक्चर सोर्स किया था। सो यू कैन सी कि बाकी जो सिटी है वो कितनी छोटी 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 सी लग रही है, और जो इनका जो पैलेस है, ये जो विमान है, जो बड़े बड़े जो पैलेस, ये एक्चुअली एक मंदिर है। सो आई एम जस्ट यूजिंग इट एज अ रेफरेंस बिकॉज आई हैव नो अदर पिक्चर्स ऑफ पैलेसेस that would stand out, and they were so tall and in the same shape as Valmiki is talking, except for these ancient temples. So आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर, कितने grand लग रहे हैं. So you can imagine the rest of the town is only 7 stories high, as like Delhi and Gurgaon are only 4 stories high. एंड बीच में या जहां भी इनके पैलेसेस थे, जनरली इन द सेंटर, पुरी में इनके पैलेसेस होते थे, विच इज द सेंटर ऑफ द सिटी. सो यू कैन इमेजिन दीज लवली एंड मैग्निफिसेंट पैलेसेस एज बिग एज टेम्पल्स, कमिंग अप इन द मिडल ऑफ द सिटी, एंड वाल्मीकि इज सीन दिस एंड ही इज टोटली स्टन्ड. एंड जो बाद में भी जो लोग इसके वर्णन करते हैं, जो लोग इसके पैलेस में पहली बार आए हैं, वो भी दे आर ऑल स्टन्ड बाय द ब्यूटीफुल पैलेसेस. और वो कहते हैं कि जो पैलेसेस थे वो जेम्स से स्टडेड थे. तो दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ पैलेस व्हिच आई हैव ट्राइड टू शो कि कैसे गोल्ड एंड जेम्स, और उसमें कैसे नक्काशी और कैसे काम किए हुए हैं. तो ये थाईलैंड के राजा राम के हैं, जो वो भी राम ही कहते हैं, उनके भी नाम राम है. तो थाईलैंड practices this culture of having these beautiful decorated sort of gold-studded temples. I don't know whether this is real gold or not, but this is the kind of palaces that Lord Ram and Keikei and all the people of Ayodhya used to live in. So palaces जो होते थे बड़े होते थे, जो normal घर होते थे वो gold plating के होते थे, उनमें इसी तरह से रत्न जड़े हुआ करते थे. So these are just images. I'll take you through the images to give you an idea of what it was like. ये देखिए, एक और एक पिक्चर है. ये हमारे पास जो पिक्चर है कि थाईलैंड के किंग के palace का picture, and you can see how beautifully everything is studded in gold, and the gold color is there, which sort of implies कि gold का बना हुआ palace है. And then उसमें मोती छोटे मोती and beads के काम है. I don't know if this is very visible in the picture, but if you take a look at the pillars, you'll see the colored stones put there. So this is just exactly how it used to be in the past, and which is still being maintained by the king of Thailand. And so even in this picture you can see कि कितने विशाल इनके pillars हैं, और कैसे इन्होंने इतनी सुंदर नक्काशी की हुई है. और ये जो colors, different colors आप देख रहे हैं, वो उसमें वो stones हैं. These are actually stones that are embedded. और पहले जमाने में इसीलिए सोने के घर हुआ करते थे, क्योंकि आप सिर्फ सोने में ये पत्थर और ये रत्न उनका जो जड़ा होता है वो सोने में किया जाता है. पत्थर में आप you can't set a stone in another stone, so it is very unlikely that they were made up of stones.
So now we move on to Kaikeyi's palace. कहते हैं कैकेयी का जो पैलेस था वो इट वाज चांद के शेप का था, शेप और चांद की तरह ग्लो करता था. देयर आर सम पीपल हु बेग टू डिफर ऑन दिस श्लोक, बट इफ वी रेफर टू द गीता प्रेस गोरखपुर, दे हैव क्लियरली सेड कि कैकेयी का पैलेस जो था वो चांद की तरह, it used to resemble the moon. It was a palace gleaming like the moon, and perhaps it was a white palace. So I have shown a temple which is white in color here, and Viman, it is in the same shape, Viman, so people can get an idea of Kaikeyi's palace. And why I'm showing Kaikeyi's palace is because this is one of the palaces that is mentioned apart from Sri Ram's palace. So Kaikeyi का palace आप देख सकते हैं कितना सुंदर है, ये भी कितना बड़ा है, इससे भी बड़ा ही होगा. This is a temple complex that I've shown, just as a sample to see कि अगर जो पैलेसेस थे वो कितने बड़े थे, और अगर कैकेयी एंड दशरथ का पैलेस ऐसा था तो वो ऐसे कैसा हुआ होता होगा पिछले जमाने में. एंड इफ यू नोटिस, बीच में ग्रीनरी है और बीच में काफी स्पेस भी छोड़ी गई है. पुराने जमाने में भी पैलेसेस ऐसा ही हुआ करते थे, टेम्पल्स एंड पैलेसेस. तो वो उनके घर ऐसे ही एंट्री पॉइंट्स में बड़े बड़े उनके विमान, और फिर अंदर में उनके स्पेसेस हुआ करते थे. तो इस पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अंदर में छोटे छोटे घर हैं और ये पेड़ वेड़ उगे हुए हैं, कितना सुंदर लग रहा है. और उसकी एक बाउंड्री है, चारों तरफ एक बाउंड्री है. तो why I'm trying to point this out is because इसके बाद भी ऐसे जो वर्णन है, then you'll be able to imagine it better. एंड देन ही सेज कैकेयी के पैलेस के बारे में कि वहां पे लता गृह है, वहां पे सोने और चांदी की वेदिका है, वहां पे वापी भी है. तो ये सब चीजें होती क्या है, और इसका वर्णन जो है ये सारा का सारा अयोध्या कांड में दिया हुआ है. एंड मैंने श्लोक के नंबर्स भी लिखे हैं, सो people can go and take a look at the श्लोक and check it out for themselves. अब इसे कहते हैं एक लता गृह, and English में इसे bower कहते हैं. And it is a shelter as in a garden which is made with tree boughs or vines twisted together. तो इसमें अगर आप देखेंगे तो लता वो होती है जो क्रीपर होता है, लता क्रीपर को कहते हैं संस्कृत में, और उसको ट्विस्ट कर करके चढ़ाया जाता है. तो कहते हैं कैकेयी के पैलेस में ये बोवर्स थे, लता गृह थे. तो और भी मैं आपको शेप्स दिखाती हूँ लता गृह के. तो ये देखिए लता गृह के शेप्स हैं, कितना सुंदर है. ये जो है ये कृष्ण जी हैं इसमें लता गृह में, और ऊपर फूल टंगे हुए हैं, फूल हैं, उसमें फूल हो रहे हैं. एंड दे आर सपोज्ड टू बी वेरी रोमांटिक प्लेसेस एज वेल, ब्यूटीफुल एंड रोमांटिक, इसीलिए इसका वर्णन किया गया. और इस पे खूब सुंदर सुंदर फूल होते हैं. एंड दिस इज एन इमेज ऑफ अ वेदिका. तो पहले जमाने में जो पैलेसेस हुआ करते थे उसमें ये जो चबूतरा देख रहे हैं, हिंदी में हम इसे शायद चबूतरा भी कहते हैं, तो एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पे जो इस तरीके की जो कवर्ड एरिया को वेदी या वेदिका कहा जाता था पहले जमाने में. और वाल्मीकि कह रहे हैं कि ये हाथी दांत के बने हुए हैं और ये सोने और चांदी के बने हुए हैं, और इसमें जो बैठने वाली चीजें हैं ये भी सोने चांदी की बनी हुई हैं. सो यू कैन इमेजिन हाउ ग्लोरियस इट मस्ट हैव बीन. सोने चांदी के लता गृह हैं, ये जो पिलर्स वगैरह हैं शायद उसमें हाथी दंत लगे हुए हैं. एंड देन ही सेज कि इट इज फुल ऑफ वापी. वापी जो होता है संस्कृत में एक पूल को कहते हैं, पानी के पूल को कहते हैं. बट the shape of a वापी, it's not a square, it's not a proper square or a rectangle or a circle. ये oblong पूल को वापी कहा जाता है. oblong का मतलब है जिसके दोनों साइड्स इक्वल नहीं रहते हैं. So I've just shown an image कि कैसे पूल्स रहेंगे. कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे पूल्स कैकेयी के पैलेस में थे. अभी हमने एक पीछे फोटो दिखाई थी जिसमें हमने दिखाया था कि कैसे पैलेस के कंपाउंड्स होते हैं, उसके अंदर ये सारी चीजें हैं. तो कैकेयी के पैलेस ऐसे था. और फिर कहा जाता है कि वहां पे विविधई अन्न पानई च भक्षय. इसका ये मतलब होता है कि तरह तरह के खाने, व्यंजन और चीजें, अन्न पान, वो सारी चीजें कैकेयी के पैलेस में हमेशा लेड आउट रहा करती थी. सो आज के जमाने में अगर हम कहेंगे तो होगा कि 24/7 there was a buffet made up of
ब्यूटिफुल फूड्स, टेस्टी डिलिशियस देख के ही भूख लगती है। सुंदर सुंदर, तो बड़ा अच्छा वर्णन उसमें भी किया है कि हमेशा वहां पे थे, ये खाना हमेशा रहता था, हमेशा वहां पे पान रहता था, पान एज इन ड्रिंक्स, जूसेस, सब कुछ रहता था वहां पे। सो आई एम जस्ट शोइंग यू इमेजेस की you can imagine a beautiful palace with a buffet full of food and drinks which is continually there. And now we come to discussing Lord Ram and Sita's palace. तो इसमें उन्होंने वर्णन किया है, वाल्मीकि जी कहते हैं कि वहां महाकटा महा कवाट है, महाकवाट है, महाकवाट बड़े बड़े दरवाजों को कहा जाता है। एंड मणि मणि विद्रुम है वहां पे, जो आर्चेस होते हैं, तोरणम है, मणि से भरे हुए तोरणम है। तोरणम जो होता है वो आज के जमाने में अलग चीजें हैं, बट पहले जमाने में, आर्किटेक्चर के जमाने में, वो तोरणम जो होता है वो मनी और डायमंड और पर्ल्स जो 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 वो हैं वो जुड़े हुए हैं। मनी भी होता है, डायमंड, और अलंकृतम है इज ऑर्नामेंटेड, एंड मोती, मोती भी है वहां पे, पर्ल्स, जेम। आकीनम मतलब स्ट्रोन विद, मतलब खूब अच्छे से इसमें आकीनम लिखा है, बट आकीनम मींस बेसिकली खूब स्टडेड है, भरा पड़ा है पूरा, देयर इज नो स्पेस दैट इज एम्प्टी, भरा है एकदम। एंड ये वर्णन करते हैं सुमंत्र, सुमंत्र ये वर्णन करते हैं, ये कहते हैं कि जब वो पैलेस आते हैं राम जी के, सुमंत्र जो है वो दशरथ के चैरिटियर हैं, तो वो जब आते हैं तो वो देखते हैं कि बड़े बड़े दरवाजे हैं, दो बड़े बड़े दरवाजे हैं, टू वेरी हैवी पैरेलल डोर्स आर देयर, इसी को कवाट कहा गया है। एंड ये जो है ये मानसार में चित्र है कि एक एक दरवाजा जो लार्ज टाइप का जो दरवाजा है वो कैसे रहता है, और इसमें ध्यान देंगे तो उसमें एक ये बने हुए हैं, छोटे छोटे स्क्वायर्स बने हुए हैं, और ये जो स्क्वायर्स हैं ये पूरी ही दरवाजे में हुआ करते थे। तो उसका मैंने एक आज के जमाने में ये बहुत ही कम एरियाज में ये कहीं से मिला था, तो मैंने शेयर किया है, दिस इज परफेक्ट इमेज। पर आप देखते हैं उसमें छोटे छोटे पैनल्स बने हुए हैं, स्क्वायर हैवी पैनल्स बने हुए हैं, और इस तरीके का एक बहुत बड़ा विशाल दरवाजा है जो राम जी के पैलेस के एंट्रेंस पे लगा हुआ है, जो सुमंत्र देखते हैं और उसका वर्णन करते हैं। और ये ऑब्वियसली सोने में, ये भी सोने में जड़ा होगा। और जो उन्होंने जो जेम्स का वर्णन किया है उसमें से एक ये लहसुनिया जेम है, हिंदी में इसे लहसुनिया कहते हैं, कैट्साई को लहसुनिया कहते हैं। आई जस्ट टेकन एन इमेज ऑफ इट फ्रॉम द इंटरनेट, एंड आज के जमाने में आप देख सकते हैं कि इसकी प्राइसेस कितनी है, 2-2 लाख के सस्ते भी मिलते हैं, बट 70,000, 16,000, 2 लाख, इतने महंगे महंगे मणियों से ये बने हुए हैं। फिर उसके बाद मूंगा भी आता है, कहते हैं मूंगे भी जड़े हुए थे, और मूंगे भी अलग अलग शेप्स में आते हैं, अगर आप देखेंगे मूंगे के शेप्स अलग अलग हैं, एंड इसके रंग भी अलग अलग होते हैं, रेड, पिंक, येलो में भी आता है मूंगा। फिर उसमें पर्ल्स भी थे और डायमंड्स भी थे, तो आप देख सकते हैं। और डायमंड और पर्ल्स जितने भी जो ये बात कर रहे हैं, आज के जमाने में भी हमारी ज्वेलरी में ये सारे के सारे जड़े हुए हैं। और ये मैंने वापस थाईलैंड की वो पिक्चर आप देख के इमेजिन कर सकते हैं, इसमें तो इन्होंने कांच जड़ा है, कलर्ड ग्लास है। उस जमाने में ये असली डायमंड्स, असली हीरे, असली मोती से जड़े रहते थे, एंड इंस्टेड ऑफ जस्ट हैविंग अ गोल्ड पेंट ऑन देम, दे वर एक्चुअली मेड अप ऑफ गोल्ड. So if you see the intricate design of these of the structure of the palace of the Thai king, you will have an idea कि राम भगवान का पैलेस कैसा था. And just instead of these glass jewels, glass gems, imagine they were real gems, real diamonds, real pearls, and then imagine how beautiful it must have looked. This is another image of the same palace. This type of work is done in Thailand. आप देख सकते हैं कितनी सुंदर तरीके से उसके अंदर सेटिंग की गई है, कलर्ड स्टोन्स की, जेम्स की, और कितना सुंदर लग रहा है ये. तो ये ऐसे ही पैलेसेस थे, और राम जी के पैलेस भी ऐसे ही था. और ये इमेज है एक तोरणम की. ये तोरणम होता है, ये एक आर्च होता है, एंड ये जो आर्च है
ये भी अलग अलग ये भी अलग अलग तरीके के शेप्स में होता है, अलग अलग तरीकों से बना होता है। और ये वाला जो स्पेसिफिक तोरणम है, ये कहा जाता है कि ऐसे ही तोरणम थे, इसे कुंभ तोरणम कहा जाता है। एंड ये वाला जो तोरण था, ये राम जी के पैलेस में था, ये या अयोध्या में ऐसे तोरण हुआ करते थे। सो आई विल शो यू अनदर शेप ऑफ अ तोरण। एंड इसको भी जेम्स एंड कॉरल से पूरा जड़ा हुआ था। ये देखिए, हमारे देश में आज भी तोरण की वही कल्चर है। इस आर्च को तोरण कहा जाता है वास्तुशास्त्र में। और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ स्टडिंग इट विद जेम्स, हियर इट इज वेरी ब्यूटिफुली इंट्रिकेटली कार्व्ड। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर इसका लुक आता है। तो नाउ डोंट इमेजिन दैट दिस इज पेंटेड, इमेजिन दैट दिस इज टोटली स्टडीड विद जेम्स। ऐसा ही था, ऐसा ही भव्य उनका पैलेस है। इनफैक्ट इतना भव्य है कि वो कहते हैं ये तो कैलाश ही है, कैलाश का विमान ही है, जो खुद ही ब्रह्मा ने क्रिएट किया था। Again, this is how beautifully it must have been. इतना सुंदर उस पे काम किया होगा. I've just taken this picture to show you. Imagine instead of the colored mirrors or colored glass here, imagine if they were full of real pearls, real diamonds, rubies, पन्ना, माने जो भी आप सोचना चाहते हैं आप इसमें इमेजिन कर सकते हैं. कितना सुंदर लग रहा होगा सोने में जड़ा हुआ सब कुछ. ये जो जड़ाऊ का काम होता है आज भी इंडिया में बहुत ही फेमस है. इनफैक्ट इंडिया की जितनी भी ट्रेडिशनल ज्वेलरी है वो आज भी इसी नक्काशी, इसी टाइप के जड़ाऊ का काम करते हैं और हम आज भी इसे पहनते हैं. इंडियन वुमेन pride themselves in having these kind of jewelry. और इसमें देखेंगे पोल्की है, ये पोल्की का ही रेफरेंस है. जो वो कहते हैं कि बड़े बड़े जो डायमंड्स जड़े हुए हैं ये मणि पोल्की ही है. पोल्की मणि होता है, माणिक को भी मणि कहा जाता है. और ये देखिएगा आप इसमें कैसे कैसे नीलम है, डायमंड है, पर्ल है, तरह तरह के जो है वो स्टोन्स जो जड़े हुए हैं सोने में. तो ऐसे ही पैलेस. आई एम जस्ट गिविंग दिस एन एग्जांपल कि आज भी ये ट्रेडिशन कंटिन्यूड है, except for the fact that we are only wearing this in jewelry and not studying our houses with it. Next we come to this weapon called the Shatagni. This is the most this is a very mysterious weapon that Valmiki has mentioned about, and it's very difficult to even comprehend it. So I will go and try and describe it. ये पिक्चर है हमारे 10 अवतार की. तो जब भी हम अपने अवतारों को मेंशन करते हैं तो उनके साथ वेपन जरूर डिस्कस किया जाता है. तो जैसे कि आज परशुराम जयंती है और आप सबको परशुराम जयंती की शुभकामनाएं. परशुराम जी का जन्म दिवस है आज. परशुराम जी का नाम राम ही है, पर क्योंकि उनके पास परशु था तो उनका नाम परशुराम था. उसके बाद राम आए थे, तो हमारे 10 में से 3 अवतारों के नाम राम है. According to some 3 Ram avatars हैं. So there is Parshuram, there is Ram, and there is Balram. So Parshuram is always depicted with Parshu. That is why his name is Parshuram. श्री राम जी को बाण राम भी कहा जाता है because he had a बाण, तीर कमान था उनके पास. और तीसरे जो है बलराम, उनको हल के साथ दिखाया जाता है. Now some people will differ कि बलराम थे कि नहीं थे. That's irrelevant. What I'm trying to show is that every avatar of ours is shown with a weapon because of whom he is famous with, or which was his favorite weapon. Similarly, in talking of Ayodhya, there is a weapon which is called the Shatagni, which is mentioned by Valmiki. Shatagnis were all over in Ayodhya, and this is a mysterious weapon because because there are hundreds of them which are placed on the ramparts of Ayodhya. And अगर मैं trace करने लगी, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी जिसमें शतग्नि का mention था. तो अगर मैं शतग्नि के बारे में पढ़ती थी तो हर एक पुस्तक में, हर एक पुरानी किताब में उसका वर्णन बदल जाता था. So obviously it is a weapon that has really evolved, like the computers which were first discovered in the world, comparing them to our cell phones which we carry in our hands, how it has evolved. तो वैसा ही ये वेपन इवॉल्व किया है. एंड सो टू इवन गिव अ पिक्चर ऑफ इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. एनीवेज आई हैव ट्राइड टू डू दैट. ये कहते हैं शतग्नि
संकुलाम, शतग्नि सत्संकुलाम, शत संकुलाम, सो हंड्रेड्स की मात्रा में ये शतग्नि है जो रैम्पार्ट, अयोध्या के रैम्पार्ट पे प्लेस्ड है। रैम्पार्ट क्या होता है? रैम्पार्ट वो होता है जो फोर्ट वॉल के ऊपर जो चलने की जगह होती है, जहां से सोल्जर्स बैठ करके शूट करते हैं, उसे रैम्पार्ट कहते हैं, एक फोर्ट के वॉल को। और इसका वेपन जो, इसका सबसे पहला वर्णन है जो धनुर्वेद में किया गया है। एंड चाणक्य ने भी इसका वर्णन किया है, जो एकदम अलग अलग है। उसके ऊपर जितने भी टीकाकार हैं, वाल्मीकि रामायण के जितने भी संस्कृत के टीकाकार हैं, उन सब ने एक अलग अलग वर्णन दिया है हमें शतग्नि का। सो आई टेक यू थ्रू सम ऑफ देम। And so in one, उसका वर्णन है, शतग्नि literally is that which can kill 1,000 people, and is said to be a cannon and also a thorny weapon. This Shatagni is a big pillar with immense number of sharp points on a surface situated on top of a fort wall. So you see, with these two don't make any sense, but this is what is there. शतग्नि का जो अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो शत का मतलब 100 होता है या 108 होता है, और घ्नि जो वर्ड है वो हंत से निकली है। हंत जो रूट है इसका, हंत। एंड हंत का मतलब होता है टू किल और टू हंट समबडी। हंट ऑब्वियसली टू किल। इसी रूट से नाम आता है शत्रुघ्न। शत्रुघ्न का मतलब है जिसके सारे शत्रु मर चुके होते हैं। और यही शतग्नि जो है, इट मीन्स द रियल अल्टीमेट मीनिंग ऑफ इट, और द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ इट इज द किलर इन हंड्रेड्स, किलर इन मल्टीपल्स। अब ये देखिएगा, एक और वर्णन है, उसमें कहा गया है कि जो शतग्नि है वो कूटस्माली की तरह है। कूटस्माली उसे कहते हैं, कूटशालमली कहते हैं उसे, द वेपन ऑफ यमराज। एंड शतग्नि इज अ पीस ऑफ फायर आर्म्स और द एंशिएंट इंडियन रॉकेट। सो यू कैन सी कि कैसे इसका वर्णन चेंज होता गया है। And in one of the definitions, it was said there are batteries of cannons which are on the ramparts of Ayodhya. ये देखिए, ये एक this is a battery of cannon which is of the American Army that I'm sharing with you. And ये जो है, ये हमारी फोर्ट पे, जो अयोध्या का जो फोर्ट है उस पे रखा गया था। ये इस टाइप के थे ये, अकॉर्डिंग टू वन। एंड ये यमराज हैं, और यमराज का वेपन देख सकते हैं, कूटशमाली जो कहा गया है, उसके लिए उन्होंने यूज किया है, और उसमें कांटे हुआ करते थे। तो I've tried to show you what a कूटशमाली would look like. तो ये कूट या पेसल है, और ये जो शालमली जो पेड़ है, इसके जो कांटे हैं, you can see the कांटा of this tree. It is so big and it is so pointy and it is actually quite dangerous. Now this is a कांटा which is different from a keel. So understand, उसमें कील नहीं है, उसमें कांटा है। And so मैंने ट्राई किया कि इस वेपन को बनाऊं मैं। So I tried my hands on making this weapon, and ये यमराज की इस तरीके के वेपन निकले। So I just shared this because this is such a mysterious weapon. There is no particular definition of it. एंड फिर मैंने रिसर्च किया कि अगर ये मिसाइल है और अगर ये कैनन से निकल रही है तो ये कैसी होगी। सो ये एक स्पाइक ATGM मिसाइल है। ये एंटी टैंक मिसाइल है विच इज डेवलप्ड बाय द इजरायलीज, जिसमें स्पाइक्स थोड़े बहुत निकले हैं। सो आई एम शेयरिंग दैट, क्योंकि उस बाद में उसका वर्णन है कि इट्स ओनली अराउंड 4 ताल। ये अप्रोक्सीमेटली 4 ताल लंबा है। मनुष्य की हाइट होती है 8 या 9 ताल, और जो हाफ ऑफ अ मनुष्य होता है उसे 4 ताल कहा जाता है। और उसी के बेस पे फिर मैंने शतग्नि ये मिसाइल बनाई है, जो which is probably something that is placed on the ramparts, and then this is fired at soldiers who are coming in. So you can, this is just an attempt. This is still a mystery in my mind. I still don't have an answer to this, but according to everything that I read, this is an illustration that I came up with, which can help you decode कि कैसा रहा होगा उस जमाने में। ऐसे स्पाइक मिसाइल लोग अगर डालते थे एनिमीज पे, तो आई एम ऑब्वियसली क्वाइट श्योर कि वहां पे इट वाज नॉट very easy to fight them off. And I don't know how this still works and how many people it killed. A minimum of 100 people each one of these was killing. And because of these reasons, the moat, the jungle, the Shatagni, and the fully developed area of Ayodhya, the reason it was named Ayodhya is perhaps because of a culmination of all these elements.
क्योंकि उससे आप लड़ ही नहीं सकते थे। अयोध्या का जो लिटरल मीनिंग होता है, उसका मतलब होता है अयुद्ध, जहां पे आप लड़ नहीं सकते या जिससे आप लड़ नहीं सकते। Now we move to the last part, which is the animals in Ayodhya. And in this part, we will discuss our animals of Ayodhya, the useful animals, and the pets in the palaces of Ram, Sita, and other palaces. And अयोध्या में जानवरों का भी बहुत अच्छे से वर्णन किया है वाल्मीकि जी ने. And no city is incomplete without discussing animals there. And why I'm discussing animals in this part is आज के जमाने में जो cars होती हैं, जो car, truck, train, tram, पहले जमाने में ट्रांसपोर्ट के लिए एनिमल्स को यूज किया जाता था. They were modes of transport. They were also weaponry for us in the sense that उनको हम wars में यूज किया करते थे. हाथी पे बैठ करके वॉर किया जाता था, घोड़ों पे बैठ के वॉर किया जाता था. तो they were not only modes of communication, modes of commuting, but they were also weapons, tanks की तरह. You know, if you're fighting a war with elephant, and today you're fighting a war with a tank, it is the tank that has replaced the elephant of the past. And आज भी कुंडली में अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाएंगे, तो अगर किसी की कुंडली में एनिमल्स देखे, पहले देखते थे कि कितना एनिमल है एक आदमी के पास, और आज देखते उसी को ट्रांसलेट करते हैं कि कितनी कार्स होंगी एक आदमी के पास. So there is a description of war animals, and war animals जो हैं वो दो war animals बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किए गए हैं. वो एक है हाथी और दूसरा है घोड़ा. ना अयोध्या में ये इंपोर्ट किए जाते थे, इंपोर्ट करके इनकी ब्रीडिंग हुआ करती थी, और ये जो थे वो 4-5 एरिया से इंपोर्ट किया जाता था. तो ये वॉर एनिमल्स हैं. एंड देन वी मूव ऑन टू चतुरंगी सेना. सो हर एक आर्मी के पास एक चतुरंगी सेना होती थी, और चतुरंगी सेना जो थी वो औरतों को अपने दहेज, प्रिंसेसेस को दहेज में भी दी जाती थी, या बोलेंगे जिसे स्त्री धन कहते हैं उसमें. और द क्वींस देमसेल्व्स यूज्ड टू हैव देयर ओन सेना. चतुरंगी सेना में एलिफेंट होता है, कैवलरी होती है, चैरियट होता है और इन्फेंट्री होती है. And Chaturangi Sena as a Stridhan has been given to Sita and her sisters, and then they bring their own Sena to Ayodhya as well. तो इसमें ये भी वर्णन दिया गया है, और इसमें भी देखेंगे हस्ती अश्व रथ पादताम लिखा हुआ है बालकांड में ये. एंड उससे एक बड़ी होती थी सेना जो अश्वौहिनी करती थी. इसमें भी सारे एनिमल्स यूज हुआ करते थे, और इनमें हाथी घोड़े जितने भी हैं. और ये दिस इज एन एवरेज नंबर ऑफ एन अक्षौहिणी. एंड अक्षौहिणी के बारे में जो है वो दशरथ बात करते हैं, और दशरथ कहते हैं कि मेरी जो अक्षौहिणी है, एक बड़ी आर्मी में देयर आर मेनी नंबर्स ऑफ अक्षौहिणीज. अक्षौहिणी इज अ डिविजन ऑफ द आर्मी ऑफ अर्लियर टाइम्स, एंड उसमें एक फिक्स्ड रेशियो फॉलो किया जाता है, विच इज 1:1:3:5, विच इज 1 chariot, 1 elephant is to 3 cavalry is to 5 infantry soldiers. So I'll move on forward. So those were the war animals, and you can imagine कि इतने सारे war animals थे वहां पे, तो कितने सारे import and कितना breeding of animals हुआ करता होगा उस जमाने में. So now he says there are Valmiki then puts a list of useful animals for Ayodhya. So there are cows and bulls, horses, elephants, donkeys, and camels. So then he names these animals as horses and elephants जो हैं वो import किए जाते हैं. Horses from other countries and elephants from mountain ranges. So the 3 mountain ranges he refers here are Vindhya mountain ranges, the Himalayas, and the Sahyadri mountain ranges. यहाँ से elephants आते हैं, और बाकी countries से horses आते हैं, और तरह तरह के horses आते हैं. In fact, one of the mentions is there of a river horse or a hippopotamus. तो कहते हैं कि सिंधु नगरी से सिंध से ये हिपोपोटामस आते हैं, और ये अगेन गीता प्रेस गोरखपुर में इसका वर्णन बड़े अच्छे से किया गया है. अब लोग वंडर करते हैं कि बाकी घोड़े तो आ गए, घोड़े वी कैन इमेजिन व्हाई अ हिपोपोटामस. So hippopotamus is also very useful
because hippopotamus जो होता है वो it eats on ground and then it goes and it shits in the water. So when it is passing its stool in the water, then it is enriching the water of that place. And उस पानी से चिड़ी जो मछली है वो उसके जो मल विसर्जन पे जो उसको मछलियां भी खाती हैं, उसमें कीड़े होते हैं जो उन कीड़ों को भी मछलियां खाती हैं. The point I'm trying to make here is that a hippopotamus is very essential for a river and its health and its well-being, and it increases the nutrients of a river. And अगर आप देखेंगे तो इस सरयू नदी में हो सकता है ये हिपोपोटामसेस ये लोग रखते थे या अपने मोट्स में रखा करते थे, क्योंकि मोट्स में भी इनके एनिमल्स हुआ करते थे. लाइक वो मोट में कहा जाता था कि कमल उगती थी और अंदर मगरमच्छ भी हुआ करते थे. So maybe they used to keep all these animals to enrich the waters of Saryu, to enrich the canals that they're taken in for farming. So Sindhu ke river horse, which is a hippopotamus, was imported. Now we come to the pets, and this is the most interesting, this is the sweetest part of the whole series. And so the birds are reared as pets in Ayodhya, and इनका बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है कैकेयी के पैलेस में भी और राम सीता के पैलेस में भी. इनका पूरा वर्णन है, इनका पूरा डिस्क्रिप्शन है. एंड कैकेयी के पैलेस में, राम के पैलेस में अलग अलग चिड़ियों का वर्णन है. एंड कैकेयी के पैलेस में कहते हैं शुक्र बरहिन है और क्रॉन्च हंस है, और राम के पैलेस में सारस और मयूर गा रहे हैं. ये दे सकते हैं, ये अगेन वाल्मीकि सेइंग दैट शुक्र बरहिन संयुक्त. जो पैरेट होता है उसको शुक कहते हैं, और बरहिन जो होता है वो इंडियन पीकॉक को बरहिन कहते हैं. एंड कहते हैं कि क्रॉन्च और हंस जो हैं वो आवाजें दे रहे हैं. आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो इसको क्रॉन्च कहते हैं, एंड ऑब्वियसली ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव अ हंस. एंड ये जो है ये सारे के सारे जो हैं कैकेयी के पैलेस में आवाज कर रहे हैं, गूंज रहे हैं, घूम रहे हैं. तो पहले जमाने में हिंदू धर्म में चिड़िया को पेट की तरह रखा जाता था घरों में, और ये कैकेयी भी अपने घर में रख रही हैं इस पेट को. और ये जो है ये है हमारे श्री राम जी के पैलेस में. यहाँ पे सारस है और मोर है, और वो उसमें लिखा भी है कि सिंगिंग स्वीटली आर द सारस एंड द मोर एंड द पीकॉक. And it is I don't know how many of you have heard a saras sing, but I'll just play this little video for you to hear and take a look at how a saras behaves and sings. So you can imagine how beautiful this must have been then, and ऐसी आवाजें आ रही होंगी राम जी के पैलेस से भी. And there is a difference between a cronch and a saras. A cronch, as you can see, on the left hand side is a cronch and on the right hand side is a saras. सारस का जो सर होता है वो थोड़ा रेड होता है, उसके ऊपर सर और गला रेड होता है, और क्रॉन्च का नहीं होता है. Both of these are monogamous pairs. It is said that they pair for life. But ये देखा गया है कि सारस जो है वो पूरी जिंदगी पेयर करता है. इट इज एन ऑब्जर्वेशन, ये एक मान्यता है कि सारस जो है वो पूरी जिंदगी पेयर करता है. एंड इन फैक्ट इट इज सच अ मोनोगमस स्पीशीज एंड इट इज कंसिडर्ड अ सिंबल ऑफ मैरिटल फिडेलिटी, एंड दे आर बिलीव्ड टू मेट फॉर लाइफ. इतने हद तक कि अगर उनका जो पेयर है, उनका पार्टनर अगर मर जाता है, so the other partner starves itself to the point of death. एंड इसीलिए शायद इसका वर्णन राम और सीता के पैलेस में ही किया गया है, सारस का वर्णन नहीं है. कि कहते हैं कि सारस जो है वो गा रहा है राम और सीता के पैलेस में. शायद इसीलिए बिकॉज राम और सीता दोनों ने एक पतिव्रत लिया था. एक पतिव्रत का मतलब होता है कि दे विल ओनली हैव वन पार्टनर फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स टिल द टाइम दे आर अलाइव. दिस डजंट मीन दे कैन मैरी अगेन आफ्टर डेथ. अ क्रॉन्च इटसेल्फ is a monogamous species, but a cronch has a divorce. Like वो बहुत लंबे टाइम तक किसी पार्टनर के साथ रहते हैं, बट वो पार्टनर्स को छोड़ भी देते हैं आफ्टर मेनी इयर्स. एंड इफ वी सी द लाइफ ऑफ दशरथ, उनकी 3 पटरानी, उनकी रानियां तो बहुत सारी हैं बट 3 पटरानी हैं. सो आफ्टर कौशल्या ही हैज केकेयी, एंड देन आफ्टर केकेयी ही हैज सुमित्रा आफ्टर वेरी लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम.
So I think there is a difference, and he plays this very, very, very subtly, and he puts it across कि किसके palace में कौन सी bird है. Perhaps for this reason, because these birds are symbols of marital fidelity. And then we come to the last portion, which is the other pets of Ram and Sita. So here he says, the palace is abounding in deers and antelopes and peacocks, which resemble the magnificent and opulent abode of Indra. So these are not mentioned in the palace of Kaikeyi. These deer are only mentioned in the palace of Ram and Sita, which is perhaps the influence of Sita, because Sita is very fond of deer. And so these are deers and antelopes में भी काफी difference होता है. And both of these varieties are found in the palace of Shri Ram. Deer जो होता है उसकी सींग कभी कभी होती है या नहीं होती है, और जनरली उसकी अगर सींग होती है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे डियर है और राइट हैंड साइड पे एंटीलोप है इस इमेज में, और डियर की जो सींग होती है वो ब्रांच्ड होती है अगर है तो, और जो डियर्स होते हैं वो जैसे इस पिक्चर में कस्तूरी मृग है, चीतल, कस्तूरी मृग, बारासिंगा, रेनडियर, रेड डियर, ये सब डियर के टाइप्स होते हैं, और इनके हॉर्न्स इम्पर्मानेंट होते हैं या होते ही नहीं है, और जो दूसरे एंटीलोप्स होते हैं उनके परमानेंट हॉर्न्स होते हैं, और इसका भी वर्णन है कि बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे हॉर्न्स थे इनके, एंड इनके हॉर्न्स ब्रांच्ड नहीं होते, दे हैव वन एज इन टू सिंगल हॉर्न्स. एंड इस पिक्चर में एक ब्लैक बक दिखाया गया है, ब्लैक बक, नीलगाय, चिंकारा, इंडियन गजेल, और चौसिंगा, चार सींग वाले होते हैं ये, इनके चार सींग भी होते हैं, ये जो होते हैं वो एंटीलोप्स होते हैं. And why I'm referring to them here is it seems it is very likely that it is Sita who was very fond of them, and that is why in the palace of Shri Ram and Sita इन बड़े सारे डियर्स को ये लोग रियर करते थे और ये इनके पेट्स हुआ करते थे. क्योंकि बाद में भी जब वो अरण्य कांड में जब सीता का वर्णन है, जब सीता ने जब गोल्डन डियर देखा था तो उसको कह के वो क्या कहती हैं, वो कहती हैं मृगो हरती में मन, और कहती हैं कि ये जो मृग है ये मेरा मन हर रहा है और इसके साथ में फ्यूचर में खेलना चाहती हूँ. सो अ लॉट ऑफ पीपल हैड आस्क्ड मी द क्वेश्चन कि सीता को वो हिरन क्यों चाहिए था, गोल्डन हिरन, and they don't believe that it was a pet. So why I've said that is because she wanted it as a pet, and they used to rear these animals as pets. Sita used to rear these animals as pets in her garden. Though in earlier times, mostly birds were kept as pets in homes. And मुझे याद है there's an incident from my life as well. मैं अपने ननिहाल जाया करती थी तो my नानी and my नाना vegetarians. So मैं उनके घर जाया करती थी. एंड टिपिकली नानी अनी पूछती थी कुछ दिनों बाद कि अच्छा क्या खाओगी, तो एक दिन मैंने कहा कि आज आप मेरे लिए ना चिकन बनाइए, तो एक दिन कहा, फिर दूसरे बार मैंने फिर से एक बार बोल दिया कि आज आप मेरे लिए ना चिकन बना दीजिए. तो एक गुस्सा होकर मुझे कहती है हर टाइम चिकन चिड़िया खाती रहती है. तो मैं बोला हाँ तो क्या हो गया, एंड आई जस्ट डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट दिस. कहती है बड़ा धर्म कर्म की तुम बातें करती हो मेरे से, ऊपर से फिर बोलती हो तो तुम चिकन खाओगी, तो उसका क्या मतलब है ये सब. तो मैंने बोला मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप बताइए. एंड आई वाज ब्रॉट अप इन अ हाउस होल्ड व्हिच वाज वेरी वेरी my father's in the army, so I did not know anything about dharm karm, but I used to discuss it with her. So we were brought up eating everything, and she said तुम्हें पता नहीं है चिड़िया नहीं खाते हैं, तो हिंदू चिड़िया नहीं खाते हैं. शी सेड द वर्ड हिंदू चिड़िया नहीं खाते हैं. मैंने बोला अच्छा मुझे तो नहीं पता था. तो कहती है हाँ अशुभ मानते हैं, अशुभ. तो मैंने बोला अच्छा अशुभ क्यों मानते हैं, एंड आई नेवर अंडरस्टूड कि क्यों वो क्या बोल रही थी, उनका क्या मतलब था. तो until I read the रामायण then I understood, क्योंकि चिड़ियों को पेट्स रखा जाता है तो सारी चिड़ियों को खाना मतलब वर्जित है, मतलब उसे खराब माना जाता है चिड़िया को खाने के लिए. एंड दैट्स व्हाट माय नानी वाज ट्राइंग टू टेल मी. once I read the रामायण I totally understood कि वो क्यों बोल रही थी कि चिड़िया को मत खाओ. और तो मैंने उनसे पूछा तो हिंदू क्या खाते हैं, व्हाट इज द मीट दैट दे ईट, एंड शी सेड लैम खाना है तो लैम खाओ, डोंट ईट चिकन. एंड टुडे द होल वर्ल्ड इज सफरिंग बिकॉज ऑफ ईटिंग ऑफ बर्ड्स. But anyways, that's a different story. So there are these pets that she talks about, and Valmiki also talks about, and that's the. I'm open to any questions. Thank you for listening very patiently.
Namaste. I wanted to ask, is there any incidents mentioned of Ayodhya being under attack? See, in the description, there is always war. There is no description of Ayodhya being an attack, but Dashrath himself is an emperor. By an emperor, और इसका ये मतलब होता है कि वो अश्वमेध यज्ञ करते थे, वो खुद भी अटैक करते थे, एंड ही हैड इंक्रीज द स्कोप ऑफ हिज किंगडम, व्हिच इज, उन्होंने अपने किंगडम को एक्सपैंड किया. इसका मतलब वो खुद भी जाते थे अटैक करने के लिए. सो व्हेनेवर अ किंग इज गोइंग आउट टू अटैक, देयर विल ऑलवेज बी पीपल, एनिमल्स, और वो छोटे छोटे ये थीव्स की जो टोलियां होती हैं वो अटैक करती थी. तो इसीलिए ये फोर्ट्स एंड रैम्पार्ट्स बनाया करते थे. If that's what you're trying to ask. The war was constant in ancient times, yes. There's one question coming up. What do you know? What sort of clothes did they wear? क्लोथ्स में जनरली वो लोग एक धोती पहना करते थे, ज्यादातर धोती का ही वर्णन है उसमें, और ज्वेलरी बहुत पहनते थे. वो भी था उसमें. जनरली एक धोती का ही वर्णन है. औरतें और आदमी दोनों धोती पहना करते थे. ये मैंने इसीलिए एक्सक्लूड किया है बिकॉज इफ आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग दैट, वो प्रेजेंटेशन में इसकी जगह नहीं थी. और इसका अगर वर्णन होगा तो वो ह्यूमंस ऑफ अयोध्या में वर्णन होगा, और द पीपल ऑफ अयोध्या में अगर हम वर्णन करेंगे तो उसमें हम क्लोथ्स, मुकुट, उनका श्रृंगार, उसका वर्णन कर सकते हैं. दैट विल बी अ डिफरेंट प्रेजेंटेशन. बट या, गुड क्वेश्चन, बट एक्सेप्ट दैट आई डिडंट यूज इट एज अ पार्ट ऑफ दिस. तो धोती पहना करते थे ज्यादातर. Is there any archaeological evidence? No, none. तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, मैंने इससे मणि जी से बात की थी. मणि जी वाज द हेड ऑफ ASI एट दैट, यू नो, व्हेन आई स्टार्टेड दिस रिसर्च इन 2016. सो ये 5 साल हो चुका है मुझे रिसर्च करते हुए. उस वहां से जो एविडेंस मिला है अयोध्या से, बहुत ही कम एविडेंस मिला है, और ये इस तरीके के एविडेंस नहीं मिले हैं. और मैंने उनसे ये पूछा भी कि ये ऐसा क्यों होता है. सो ही सेड, देखो, अयोध्या इज नॉट अ प्लेस जो हमेशा ये, इट इज नॉट पॉसिबल टू इवन फाइंड दिस काइंड ऑफ एविडेंस. द रीजन ही सेड दैट इज, one, it is a city that has been continually built upon. There have been enough of wars, invasions, and it is a city that is continually being built upon. आज के जमाने में अगर आप जाइएगा ढूंढने के लिए कि you know, इंद्रप्रस्थ जो है वो क्या, मतलब हमें क्या ये महाभारत के समय की चीजें मिल रही हैं, इट इज वेरी अनलाइकली दैट वी विल आल्सो फाइंड इट, दो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो वी हैव द एंशिएंट यू नो प्रूफ और द रेलिक्स ऑफ इट. वहां से आपको प्रूफ नहीं मिलता है. जैसे कि दिल्ली में अगर जो 50 साल पहले की जो मकान थे उसको तोड़ करके उसके ऊपर एक नया मकान बना दिया गया है. एंड ये हिंदुओं का एक ये आइडियल बिहेवियर है. दिस इज नॉट द आइडियल बिहेवियर. वो पुराने जमाने की चीजों को ना प्रिजर्व नहीं करते हैं, वो उसको तोड़ ताड़ करके उसके ऊपर नई बना देते हैं. बिकॉज आवर सिटीज हैव बीन continually inhabited for thousands of years, and by that I mean Delhi specifically. Delhi has been inhabited for more than 5,000 years, you know, and so has Ayodhya been. I don't even know how old Ayodhya is. पहली बात ये है कि हम उसे तोड़ ताड़ के नई चीजें बना देते हैं. दूसरी बात ये है कि बहुत सारे इन्वेजन, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी जिसके कारण हमें कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज इट विल बी डिस्ट्रॉयड, इट विल बी लूटेड. अब सोने चांदी के अगर दीवार बने हैं तो वो क्या रहेंगे आज के दिन में? नहीं, लोग उखाड़ उखाड़ करके ले गए होंगे. Like, I'll cite a simple example. My mother had a metallic sculpture kept out, hung on a wall, कॉपर का बना हुआ था, और किसी दिन आकर के कोई उसके चोरी कर ली. मतलब ऐसे तो हाल है हमारे. तो यू नो, प्रूफ रहेगा नहीं. सेकेंडली, जो वेदर है इंडिया का, जो क्लाइमेट है इंडिया का, और थर्डली जो वेदर क्लाइमेट है इंडिया का, इट इज नॉट एट ऑल कंड्यूसिव टू प्रिजर्वेशन. अब जो हमें ढोलावीरा मिली है वो एक सॉल्टी एरिया में मिला है ढोलावीरा, और ये सब जो चीजें मिली है हमें, यू नो, उस ड्राई क्लाइमेट में अगर है, जैसे इजिप्ट में हमें बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं. व्हाई? बिकॉज इट्स अ डेजर्ट नाउ. इंडिया में ये सब चीजें मिलना बहुत कम है, बिकॉज हमारा वेदर जो है, इट्स नॉट कंड्यूसिव. इट इज कंड्यूसिव टू लिविंग, बट इट इज नॉट कंज्यूमिंग टू प्रिजर्विंग थिंग्स फ्रॉम एंशिएंट पास्ट. So this is the reason I don't even expect कि मिलेगा. और मे बी अगर किसी ने ढूंढना नहीं है सही जगहों पे अकॉर्डिंग टू द सही मापदंड,
एंड जो रिवर है सरयू, वो पता नहीं कितने टाइम तो उसने कोर्स चेंज किया होगा, सो वी कैन नेवर से, वी डोंट नो। बट हाँ, मेरी बात हुई थी और इन कारणों से हमें इसका प्रूफ नहीं मिला था। जो प्रूफ मिला था वो सबमिटेड है कोर्ट में, वो 1000 BCE से 2000 BCE का ही मिला था, जो मंदिर था, उस जिस मंदिर का जो अभी राम मंदिर था उसका जो प्रूफ था, मैं उसकी बात कर रही हूँ, वो तो मिला ही था वो। बट इट्स नॉट, बट उस समय तो उसी को ढूंढा गया था ना, अभी ढूंढ भी कौन रहा है राम, मतलब अयोध्या के पूरे वर्णन अब जो किया है, शायद उसके बाद कोई ढूंढे तो शायद चांस भी है, बट वेरी अनलाइकली मिलेगा। बहुत सारी डेटिंग एफर्ट्स चल रहे हैं, सो अगर आप, if all of you go on Sangam Talks, you will get to know that different versions, but there are many dating formats. अच्छा, बाय द वे I'd like to add to that, मैंने हिपोपोटामस की बात की थी कि हिपोपोटामस इंपोर्ट किया गया था, तो एक हिपोपोटामस मिला है इंडिया में, जो ओल्डेस्ट हिपोपोटामस है वो नर्मदा रिवर के वहां पे मिला है, नर्मदा रिवर के किसी साइड पे मिला है। आप गूगल करिएगा, द एंशिएंट, मोस्ट एंशिएंट हिपोपोटामस फाउंड इन इंडिया, and it is supposed to be 15 or 16,000 years old. I'm forgetting the name of the two researchers who had excavated it. So hippopotamus जरूर मिला है, और वो मिला है नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर इज बिकॉज नर्मदा रिवर की जिस एरिया में मिला है उसे महाकौशल कहा जाता है। तो पुराने जमाने में अयोध्या जो थी वो कौशल की कैपिटल थी, और महाकौशल जो थी वो अयोध्या के नीचे थी, एंड वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इस एरिया को माना जाता है जहां से नर्मदा रिवर निकलती है। और नर्मदा रिवर और महाकौशल, व्हाई आई एम मेंशनिंग महाकौशल, क्योंकि महाकौशल जो था वहां से कौशल्या आती थी, कौशल्या का ननिहाल था महाकौशल, एंड सो सॉरी, राम जी का ननिहाल था महाकौशल, तो कौशल ऊपर था और महाकौशल नीचे था इन द ज्योग्राफी, सॉरी। एंड महाकौशल से हमें हिपोपोटामस मिले हैं, एंड इसमें पूरा वर्णन है कि हिपोपोटामस को इंपोर्ट किया जाता था या तो वनायु से या सैंधव से, there is a discrepancy. And I'd also like to add that in ancient Egypt, hippopotamuses were also very sort of sacred animals or prized animals, because वहां पे जब excavations किए गए हैं तो वहां पे बहुत सारे छोटे मोटे छोटे बड़े हिपोपोटामस के ना बीड्स मिले हैं लोगों को। तो पुराने जमाने में हिपोपोटामस को वैल्यू किया जाता था, उसको भी एज अ नॉट अ सेक्रेड एनिमल आई वुड से, बट एन इम्पोर्टेंट यूजफुल एनिमल माना जाता था। तभी शायद इम्पोर्ट उसका इंडिया में भी है या था। तो महाकौशल से हमें डेफिनेटली हिपोपोटामस मिला है जो 15,000-16,000 साल पुराना है। So yes, efforts are still on, and there are lots of evidence which may or may not directly link the exact shape, size of Ayodhya, but there's enough, अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें काफी मतलब excavation से ये सब knowledge मिलता है। अगले कुछ हफ्तों में we are hosting a lecture on Dwarka excavations, so at least we'll get to Krishna's city. Then we'll see how to get to Ayodhya as well. So our next question is from Swayam Tiwari: did women wear janeo? Do you have any reference of that in the Valmiki? Yeah, actually women did wear janeo, and there are lots of images and sculptures mentioned or have shown women wearing janeo. जिनऊ औरतों को पहनाया जाता था पहले जमाने में, और शादी, जिन औरतों को बचपन में जिनका जिनऊ संस्कार नहीं किया जाता था, उनका शादी पे जिनऊ पहनाया जाता था, उनको शादी पे पहनाया जाता, स्पेशली इन ब्राह्मण फैमिली, सो आई नो उनको जरूर पहनाया जाता था। और अगर किसी को आंसर देखना है तो ये पुराने जमाने की जितनी भी मूर्तियां हैं, स्पेशली जो साउथ में जो मूर्ति मिलती है उसमें स्पेशली शिव एंड पार्वती को अगर आप देखेंगे तो पार्वती जी हमेशा जिनऊ पहनी हुई है। और the answer is yes, and this can be covered in Humans of Ayodhya, but I haven't covered it. हाँ, और मनुस्मृति में भी लिखा है कि औरतों का जनेऊ होता है, और बट जनरली शादी के समय उनका जनेऊ माना जाता है। Next question is, do you have any information on the Ayodhya trade system? Trade भी था, yes, I have information on that. Because of paucity of time and space, I haven't mentioned it. There was trade, and there were at least 4 countries that they were trading with, and 3 mountain ranges. So I'll tell you what: Kamboj, Bahalik, Vanayu and Sindhu. ये 4 countries हैं, भारत देश में ही इन्हें माना जाता है in certain types.
सिंधु हम सब जानते हैं, विच इज यू नो हम और इनके लोग बाय द वे जिनके साथ हम ट्रेड करते थे, इनके लोग आज भी हमारे देश में हैं, क्योंकि हम उनके सरनेम्स बता सकते हैं बेस्ड ऑन दिस। सिंधु, जो सिंधु नदी के आसपास जो थे, वो उनके सरनेम्स होते थे सिद्धू, संधू, सिंधु, इस टाइप के जो सरनेम्स है वो उस देश के लोग जो हमारे इंडिया में थे वो उन्होंने वो सरनेम्स रिटेन किया था। जो बहालीक के जो देश थे, जो बहालीक जो कंट्री थी, उनका जो सरनेम जो रिटेन किया गया है हमारे कंट्री में वो बहल है। So, you know, there used to be a very famous actor called Nutan Bahel, Monish Bahel, and तो वो सरनेम आज भी है हमारे देश में। And why I'm saying कि ये हमारे पहले उस जमाने में अयोध्या या जैसे बोलो कोसल किंगडम का इन किंगडम्स के साथ ट्रेड था, और बहुत सारी मार्केट्स भी हुआ करती थी, और सामंत राज भी थे जो आते थे राजा दशरथ को अपना ड्यू देने के लिए। तो सामंत वो राजा होते हैं जिसकी छत्र छाया में एक जिनको राजा अपनी महाराज अपनी छत्र छाया में रखता है। तो दशरथ जो था वो एम्परर था, ही वाज लाइक एन एम्परर बिकॉज उन्होंने काफी टाइम अश्वमेध किया था। और एक जगह है कंबोज, वहां से भी ट्रेड है, और कंबोज जो है इसके भी सरनेम्स हमारे देश में आज भी मिलते हैं। तो इनके सरनेम्स कैम्बो हैं, कंबोज है, ये वाले सरनेम्स ही मिलते हैं। सो ये 4 कंट्रीज तो मेंशन है। एक वनायु करके देश है which I don't know कौन सा देश है, it's a bit of a mystery and it might even be Egypt for all you know, and so I will not comment on which country it is। तो 3 आपके मैंने सरनेम्स बता दिए, इनके साथ ट्रेड था, और इनके लोग इंडिया में भी रहते थे, मतलब भारत में तो obviously these people are included in the larger map of Bharat, but they used to trade with Kosal, and the mountain ranges where they had trade with was Vindhya mountain ranges, Himalayan mountain ranges, and Sahyadri mountain ranges. So any of these kingdoms around them they had trade with, because they used to get the elephants from there. So इनका पूरा वर्णन है। एंड ये भी कहा गया है कि बहुत सारे ट्रेडर्स जो थे वो अयोध्या आते थे, बिकॉज अयोध्या में तरह तरह की मार्केट्स थी, और उन तरह तरह के मार्केट्स में तरह तरह के यंत्र हुआ करते थे। एंड यंत्र इज बेसिकली मशीनरी, अ मीन्स ऑफ कंट्रोल। सो मशीनरी, इंजन्स, इन सब चीजों को यंत्र कहा गया है। तो उसको लेने के लिए लोग आया करते थे अयोध्या। तो यस, द ट्रेड वाज एम्पल, ट्रेड वाज फ्लरिशिंग। एंड अगर आज के जमाने में जैसे इंडिया जो है वो कार्स इंपोर्ट करती है फॉरेन कंट्रीज से, तो वो घोड़े और हाथी भी इंपोर्ट किया करते थे और ब्रीड किया करते थे अयोध्या में। सो यस। वर दे मीट ईटर्स, और क्या अश्वमेध यज्ञ के बाद खाते थे, और जनरली फूड हैबिट्स कुछ हैं? बट टू आंसर व्हाट दे हैव आस्क्ड, क्या वो मीट खाते थे? द आंसर इज यस, दे यूज्ड टू, बिकॉज देयर इज अ मेंशन ऑफ द वर्ड भक्ष्य। भक्ष्य का जो अर्थ होता है संस्कृत में, वो मतलब होता है जिसका भक्षण किया जाए। देखिए जनरली हम खाते हैं खाना, खाना अन्न को खाया जाता है। तो भात जैसे कैसे इसका वर्णन कैसे किया जाए? अन्न होता है जिसे हम ग्रो करके खाते हैं। अन्न वो होता है जो धान्य में आता है, जैसे चावल अन्न होता है, और जो दाल होता है वो अन्न होता है। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अलग माने जाते हैं, वो फल होते हैं। वेजिटेबल जो होता है वो शाक उसे कहा जाता है संस्कृत में। तो भक्ष्य उसे कहा जाता है जो मीट होता है, क्योंकि उसको हॉग किया जाता है। तो जैसे ह्यूमंस का नर भक्षक होते हैं, तो जब मीट खाया जाता है या नर को जो खाते हैं उसको नर भक्षक कहते हैं। तो भक्ष्य जो होते हैं उसको गॉबल किया जाता है, या मतलब फुहड़ तरीके से खाया जाता है। इट्स कंसिडर्ड अ बिट क्रूड, और जो बहुत भूख से खाया जाता है उसको भक्ष्य कहते हैं। तो भक्ष्य जब भी आता है, इट इज जनरली इन रेफरेंस टू मीट, टाइप्स ऑफ मीट। तो yes, people used to eat meat in the past. What kind of meat I do not know, but एक वर्णन है, ये कहा जाता है कि जब जंगल में आप होते हैं तो जंगल में जो है वो कुछ भी शिकार करके खाते थे। स्पेसिफिकली वाइल्ड बोर एंड डियर का खाने का वर्णन है। ये इन दोनों को खाया जाता था पहले, और इनका वर्णन भी है कि इनको मार के, क्योंकि राम जी जब वो सीता कहती हैं कि आप प्लीज मेरे लिए ये डियर ले आइए, इतना सुंदर डियर है, प्लीज मैं इसको ना इसके साथ खेलूंगी अपने, और इसको हम अपने पैलेस में ले जाएंगे और इसके साथ खेलेंगे।
तो लक्ष्मण कहते हैं नहीं नहीं, ये डियर नहीं है, मारीच है, मारीच अपना रूप बदल के आया है, ये ऐसी हरकतें करता है, ये मारीच जंगल में आकर के बहुत सारे प्रिंस और किंग्स को इसने ऐसे ही करके मारा है। तो राम जी उसके रिस्पॉन्स में कहते हैं कि अरे वो डियर है, वो अगर वो मारीच है तो उसको तो फिर मारना ही पड़ेगा, वो राक्षस से, इट कैन नॉट बी लाइक दिस, समथिंग लाइक दैट ही सेज। And on the part that it is a deer, he says, look, either we capture that deer or that poor deer is going to get hunted by some king and be eaten by some king. So that means he is referring कि अरे उसे पकड़ करके ले आओ, सीता अगर चाहती है उसके साथ खेलने दो, उसे ले जाएंगे हम अपने साथ उसे, नहीं तो कोई और तो उसको खा ही जाएगा. So he is referring to it कि some other king will come and eat it. Maybe Ram and Sita didn't eat it because they had it as pets, but yes, there are other kings who used to eat meat. Not only meat, they also were cannibals. So राक्षस जो थे, या cannibals को राक्षस कहा जाता था क्योंकि वो नरभक्षक थे और वो निशाचर थे. निशाचर मतलब जो रात्रि में जो चरते हैं, जो रात में घूमते हैं. और अगर किसी को शूर्पणखा की कहानी याद है तो शूर्पणखा आकर के जब राम को कहती है कि that I want to be with you and I want to have you as a partner, a husband or whatever, and he says no, and she feels humiliated, and so she says कि इस सीता जो है ना, इसको मैं खा जाऊंगी. She says that she threatens to kill and eat Sita so that she can roam around with Ram in the forest as man and wife. She has said that. So this implies that there were people who were practicing cannibalism as well in the times, and there was not only meat that they hunted, like of animals. And the two animals I've mentioned is deer, and the other animal that I've mentioned is a wild boar, vara. And the third is cannibalism. जो humans cannibalism किया करते थे उनको राक्षस कहा जाता था. एंड ये लंका वाले लोग उस समय के जो थे वो किया करते थे, जो जैसे ये रावण था, शूर्पणखा थी, they were cannibals. So yes, all sorts of meats were being eaten. Though again, I have not heard of cows being eaten in the Ramayana. And cow का दान दिया जाता है. So if they want me to clarify, I'll clarify that again. गाय नहीं खाते थे, बर्ड खाने का कोई वर्णन नहीं है. मैंने ज्यादातर इन्हीं दो का सिर्फ पढ़ा है, हिरन और वाइल्ड बोर, two things.